नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज संसद में धमाकेदार तरीके से विपक्ष ने अपनी बात रखी, तमाम सवाल उठाए, लेकिन सत्ता पक्ष के पास उन सवालों के जवाब नहीं थे। हो क्या रहा था? इतिहास को खंगाला जा रहा था, हिंदू मुसलमान तक कर दिया गया गृह मंत्री की तरफ से। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? जो हालात आज संसद के अंदर बने उस पर बात करेंगे। संजय शर्मा जी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। संजय सर, प्रियंका गांधी भाषण दे रही थी, अखिलेश यादव भाषण दे रहे थे, राहुल गांधी भाषण दे रहे थे, लेकिन जो भाषण देने में सवाल पूछे गए उनका जवाब सत्ता पक्ष की तरफ से नहीं आया। इतिहास खंगाला जा रहा है और अमित शाह जी तो हद करते हैं, मतलब हिंदू मुसलमान करने लगे संसद में। किस तरह से देखा जाए? हाँ, उनको लगता है कि अगर अखिलेश यादव को सवाल पूछ रहे हैं तो उनको हिंदू मुसलमान करने के अलावा कोई दूसरी बात अखिलेश यादव से जोड़ के याद नहीं आती है। पहले नमाजवादी और मस्जिद में डिंपल के कपड़े पहन के चली गई, उसके बाद वो आज यही कोशिश कर रहे थे। अच्छा, अखिलेश यादव ने कौन से सवाल ऐसे पूछा? उन्होंने कहा कि आखिर सीज फायर किसके दबाव में किया गया, सीज फायर क्यों किया गया? हमारी फौज पीओको को भी ले लेती। कहाँ तो अमित शाह जी कहते हैं कि ये पाक अधिकृत कश्मीर है, हम कश्मीर के लिए जान दे देंगे, ये हमारा हिस्सा है। तो जब मौका मिला था, युद्ध आपके बकौल आपके युद्ध छिड़ गया था, मैं तो उसको युद्ध नहीं कहूंगा, झड़प ही थी वो, लेकिन बकौल आपके जब युद्ध छिड़ गया था तो फिर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेने में समस्या क्या थी? अखिलेश यादव ने कहा महादेव ऑपरेशन के समर्थन की बात आई तो हम तो हमेशा समर्थन में खड़े हुए थे, लेकिन ऑपरेशन कब हुआ? जिधर संसद में सिंदूर की चर्चा हुई उधर आतंकी मार दिए गए। तो ये सवाल तो संसद में कोई पूछ सकता है ना कि राजनीति कौन कर रहा है। और ये जो चीजें है ना कि उन्होंने कहा कि 370 के बाद में दावा किया गया था कि अब आतंकवाद की कमर तोड़ दी गई, आतंकवाद नहीं होगा। तो ये तो जेन्युइन मुद्दे हैं। अब आप संसद में इसका जवाब ना देके अखिलेश यादव हिंदू मुसलमान करते हैं, अखिलेश यादव मुसलमानों की सोचते हैं, इस एंगल तक अगर आप चर्चा ले आएंगे तो ये साफ सी बात है कि आप असली मुद्दों का जवाब देना नहीं चाहते कि सीज फायर क्यों किया गया, किसके कहने पे किया गया, पीओके क्यों नहीं लिया गया। तो ये कुछ जेन्युइन जवाब है जिसके जवाब देते भैया कि सीज फायर किसके कहने पे किया गया। कहो ना कि ट्रंप का नाम लेके कि ट्रंप ने नहीं कहा, हमने एक बार भी नहीं कह पा रहे ना, ट्रंप का नाम नहीं ले पा रहे ना। ट्रंप कह रहा है मैंने कराया, आप कह नहीं पा रहे, तुमने नहीं कराया। तो जाहिर है फिर आप सारी बातें, वो नेहरू ने ये किया, नेहरू ने वो किया, इसी पे ले आओगे। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि नेहरू की गलती ये, नेहरू की गलती वो, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर किसने हिस्से में चला गया। अरे भैया तुम ही लाने की बात कर रहे थे, युद्ध छिड़ ही गया था तो ले आते ना। तो ये जो है हिमांशु, इनके पास में इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि हर चीज, अब तक तो जो चुनाव होते थे हर उन चुनाव में पाकिस्तान आ जाता था। मेरे ख्याल से पहली बात गिरिराज जी जो हैं वो डरेंगे पाकिस्तान का नाम लेते हुए, क्योंकि अब पाकिस्तान के नाम से याद आ रहा है कि आपका आपका कुछ हाल बेहाल किया है इस युद्ध ने, इस झड़प ने। तो जाहिर है शायद अब आ रहे, लेकिन अखिलेश यादव को केवल और केवल वो स्ट्रेटेजी से हमला करना चाह रहे थे कि मैसेज जाए कि अखिलेश यादव मुस्लिमों के कारण ऐसा बोल रहे हैं। मेरे ख्याल से ठीक नहीं था। अच्छा, अखिलेश यादव से जो बातचीत हुई वो काफी वायरल भी हुई। प्रियंका गांधी जब भाषण दे रही थी तो बड़ी एक मतलब हैरान करने वाली बात हुई। प्रियंका गांधी कह रही थी कि हम उन 26 लोगों के नाम पढ़ने जा रहे हैं जो पहलगाम के घटना हुई उसमें जो लोग शहीद हो गए। उसमें जब नाम पढ़ रहे थे और वो कह रही थी भारतीय, वो नारे भी लगवा रही थी, मतलब नाम पढ़ रही थी फिर भारतीय बोल रही थी। इस बात से भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दिक्कत थी और वो बोल रहे थे कि ये हिंदू थे, और प्रियंका गांधी इस बात पे डटी रही कि वो भारतीय थे। तो मतलब ये किस तरह से हर मुद्दे का हिंदू मुसलमान कर देना चाहते हैं, ये बहुत बड़ी नजीर है सर। हिमांशु, इस धरती पर पैदा होने वाला, जो भारतवर्ष की धरती है, उस पर पैदा होने वाला हर शख्स पहले भारतीय है, पहले देश है, उसके बाद हम धर्म है, जाति है, जो कुछ भी है वो उसके बाद है। माँ तुझे सलाम हमेशा कहते रहे, नारा लगाते हैं कि भारत माता तुझे सलाम। तो इसमें अगर प्रियंका गांधी कह रही हैं ये लोग भारतीय हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मरने वाले में एक मुसलमान भी था, शायद एक ईसाई भी था। तो अगर वो मुसलमान, ईसाई, हिंदू, ये तुम क्यों करना चाह रहे हो? वो भारत के रहने वाले थे, भारतीय थे। हिंदू थे तो आपने क्या हिंदुओं को बचा लिया? किसकी जिम्मेदारी थी वहां पे? गृह मंत्री की थी, मेरी और आपकी थोड़ी ना थी, प्रियंका गांधी की थोड़ी ना थी। आप कह रहे थे 370 के बाद कोई घुसेगा नहीं, आएगा नहीं, कमर तोड़ दी। वो घुस आए, पहलगाम में मार के चले गए। कहाँ थी सेना, कहाँ थे सिक्योरिटी? एलजी कह रहे हैं कि मेरी जिम्मेदारी में गलती ले रहा हूं, तो एलजी क्यों नहीं हटाया गया अभी तक? अमित शाह ने क्यों नहीं इस्तीफा दिया? प्रियंका गांधी की बातों का केवल अगर आप फालतू तरीके से जवाब देंगे तो इसका तो कोई निष्कर्ष है नहीं। फालतू तरीके से आप जवाब देते रहिए। वो कह रही है एजेंसियों की बहुत बड़ी विफलता है, बात ठीक कह रही है। एजेंसियों की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या आईबी चीफ ने इस्तीफा दे दिया? क्या गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया?
कोई तो जिम्मेदारी लेगा ना कि अगर आतंकी चले आए, आपके बॉर्डर सील थे, आतंकी आ गए, आतंकी हमला करके चले गए, तो कोई तो जिम्मेदारी लेगा ना। इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या कर रहा था, देश के गृह मंत्री क्या कर रहे थे? तो प्रियंका गांधी का मुद्दा क्या है? गृह मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के हम पास शरण में हमारी आने के अलावा कोई चारा नहीं था। प्रियंका गांधी ने पलट के कहा कि आपने शरण दी क्यों? बात ठीक है। अगर आप दूसरी बड़ी बात ये मेरी समझ में ये नहीं आता कि पाकिस्तान इतना बुरा है, पाकिस्तान ने ये किया, पाकिस्तान ने वो किया, फिर सितंबर में दुबई में पाकिस्तान के संग मैच खेलने क्यों जा रहे हैं? क्योंकि तो गृह मंत्री जी के बेटे बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, उनको हजारों करोड़ों का खेल होता है क्रिकेट में, मैच क्यों हो रहा है? कहाँ तो ये हुआ कि बाघा बॉर्डर बंद हो जाएगा, गोली और रिश्ते संग नहीं चल सकते। अनुराग ठाकुर का और पाकिस्तान के क्रिकेटर का फोटो वायरल हो तो रहा है कि गोली भी चल रही है और आपकी दोस्ती भी चल रही है। अभी पाकिस्तान का मुद्दा खत्म नहीं हुआ, आपने वहां दुबई में। दूसरी बात, मजे की बात यह कि भारत में पाकिस्तान की टीम नहीं खेलेगी, पाकिस्तान में भारत की नहीं खेलेगी, लेकिन चलो दोनों दुबई में खेल लेते हैं। ये क्या बात होती है? मतलब ये तो बिल्कुल आपको बिल्कुल ये सरासर भारत के लोगों की आंखों में धूल झोंकना है, में मिर्ची डालना है। प्रियंका गांधी ने कहा कि 2019 में टीआरएफ बना, बात ठीक है, टीआरएफ का गठन 2020 में इसने कश्मीर में आतंकवाद का काम शुरू कर दिया, यानी 19 में बना और एक साल बाद उसने काम करना शुरू किया। 2020 से 22 अप्रैल 2025 तक इसने 25 हमले किए। अब देखिए 22 अप्रैल तक इसने 25 आतंकी हमले किए, लेकिन हमने आतंकी संगठन का दर्जा इसको 2023 में दिया। 19 में बना और 19 से एक्टिविटी शुरू कर दी और 23 में हमने दर्जा दिया। 4 साल तक क्या कर रहे थे डोभाल साहब? कहाँ थे डोभाल साहब? उनको पता नहीं था कि 4 साल तक एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है। देश को बुनियादी मुद्दों पर आपको सोचने के लिए। और सर ये उस वक्त हो रहा है जब 370 हटा दी गई, सोचिए। हाँ, उस वक्त ये संगठन खड़ा हो गया, इसने इतने पैर जमा लिए कि इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं, सोचिए। अब वो असल में है क्या कि कोई और लेफ्टिनेंट गवर्नर होता तो उसकी लापरवाही पे उसको हटा दिया जाता। हम लोगों ने 4PM में स्टोरी करी कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है मनोज सिन्हा जी, इन्होंने अपने शपथ पत्र में कहा है कि एक ठग जिसको उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की पुलिस एसटीएफ ने गिरफ्तार किया, उससे कहा गया कि वो ठग है, संजय शेरपुरिया नाम था, ठग है वो नहीं हो, अदालत तय करेगी। लेकिन आप जिसको ठग बताकर, इतना बड़ा फ्रॉड बताकर कि उसने पीएमओ से वाईफाई ले रखी थी, उसने ये कर रखा था, वो कर रखा था, आपने उसको जेल भेज दिया, लंबे समय तक वो जेल में रहा। उसी कथित ठग से मनोज सिन्हा जी ने, उपराज्यपाल ने 25 लाख रुपया उधार ले रखा है, ये अपने शपथ पत्र में उन्होंने कहा। अगर मैं और आप किसी ठग से 5 रुपए ले लेना और रिकॉर्ड में आ जाए, कल ये एसटीएफ के चीफ अमिताभ मेरे दफ्तर आ जाएंगे कि भाई साहब तुमने इससे रुपए ले रखे थे, जरा बताओ ये 5 रुपए क्यों लिए थे। और वहां पे 25 लाख रुपए का उधार ले रखा है ठग से उपराज्यपाल जी ने। हमने कहा जरा सूची निकलवा लीजिए, कश्मीर में उत्तर प्रदेश के कितने लोगों, खासतौर से गाजीपुर के कितने लोगों को राज अतिथि गिरोह में रुकवाया गया, किन किन को ठेके दिलवाए गए। उपराज्यपाल की भूमिका तो एक बार चेक कर लीजिए। उपराज्यपाल कर क्या रहे हैं? वो कुछ दूसरे काम धंधों में लगे हैं। कोई और डिप्टी उपराज्यपाल होता, इस तरह से एक ठग के साथ रिश्ते में उस समय हटा दिया जाता। लेकिन मोदी जी हैं तो मुमकिन है वो कुछ भी करते रहे। 370 लगाने के बाद, हटाने के बाद 370 कोई भी गतिविधि होती है, तो मुझे लगता नहीं है कि सरकार पे या उपराज्यपाल पर किसी पर कोई फर्क पड़ने वाला है। टका शेर वाला हिस्सा है ना कि टका शेर बाजी खाजा वाला जो कहावत है, वो यही अपनाते हैं उसकी। अच्छा सर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वाले इतिहास बहुत खंगालते हैं, तो राहुल गांधी ने संसद में खड़े होकर ये कहा कि अगर 50% भी हिम्मत है इंदिरा गांधी जैसी, 50% हिम्मत ले आइए और ये कह दीजिए संसद में कि ट्रंप साहब झूठ बोल रहे हैं, अगर आपकी हिम्मत है तो। मैं मोदी जी का भाषण सुन रहा था, एक बार भी उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया, ना ट्रंप का जिक्र किया, ना सीज फायर के बीच में जो डील वाली बात थी उसका जिक्र किया। अब बताइए, इंदिरा गांधी का बार बार जिक्र करते हैं लेकिन इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि ट्रंप साहब को लेकर 2 शब्द संसद में ऑफिशियली बोल दें, तो फिर इनसे क्या ही उम्मीद की जाए, सरकार से क्या ही उम्मीद की जाए। देखिए, राहुल गांधी ने तो याद दिलाया कि 1971 में 7वां बेड़ा अमेरिका ने कहा था कि 7वां बेड़ा भेज रहे हैं। भारत सरकार ने, इंदिरा गांधी ने कह दिया था 7वां नहीं 8वां 9वां 10वां भेज दीजिए, हम डरते नहीं, हम पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बनवाई दिया। तो अगर आप हिम्मत की बात करते हैं, अमेरिका के दबाव में क्यों आप इतना आ गए? वो आपके भारतीयों के हथकड़ी बेड़ी लगा के बाप भेज रहा है तो आप चुप हैं, वो आपका अपमान कर रहा है, आपके नागरिकों का अपमान कर रहा है तो आप चुप हैं। आखिर मजबूरी क्या है? खिला रहा है। हाँ, तो आप मुनीर को लंच करा रहे हैं, बिरयानी खिला रहे हैं, तो पाकिस्तान से
आप युद्ध कर रहे हैं तो अमेरिका की इतनी सुन क्यों रहे हैं, ट्रंप का नाम क्यों नहीं ले पा रहे? ये बुनियादी सवाल है। देश जानना चाहता है कि ट्रंप से इतने डर के पीछे कारण क्या है। भारत के बहुत सारे प्रधानमंत्री हुए हैं, अमेरिका ने कई बार पाबंदी लगाई, लेकिन देश कभी डरा थोड़ी ना, कभी झुका थोड़ी ना। हमने कहा हम भूखे रह लेंगे, हम आधी रोटी खा के रह लेंगे, लेकिन अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करेंगे। आप इंदिरा गांधी के जमाने में कल्पना कर सकते थे कि कोई भारतीय को अमेरिका की इतनी हैसियत थी, हथकड़ी और बेड़ी लगा के वापस भेजते, जेल में भेजते? या भारत जब वापस करे तो हथकड़ी और बेड़ी लगा के जहाज से वो भारतीय उतरे? किसी की हिम्मत थी इंदिरा गांधी के टाइम में? तो आप क्यों नहीं कह रहे होगे? आप ट्रंप को चिट्ठी लिखी, मेल की कि अगर हमारे लोग इलीगल आ भी गए तो आप जैसे दुनिया के बाकी देशों के लोग वापस भेज रहे हैं, ऐसे हमारे देश को भेजे। हमारे देश के लोगों में ऐसा क्या है कि आप उनको हथकड़ी लगा रहे हैं, बेड़ी लगा रहे हैं, ऐसे जानवरों की तरह भेज रहे हैं? लेकिन इसके लिए 56 इंच का असली वाला सीना चाहिए, मुझे लगता है, जो मोदी जी कर नहीं पा रहे हैं। जो भी वजह हो, जो भी कमजोरी हो सकता है उनको लग रहा हो उनका रिटायरमेंट प्लान तैयार कर दिया है संघ ने, अब उनकी उम्र हो गई है तो पंगा नहीं लेना चाहिए उनको, या हो सकता है वो रिटायर होने के बाद अमेरिका बसने की सोच रहे हो। कुछ तो वजह है जो नहीं बोल पा रहे हैं, भारत की एक के बाद एक अपमान कर रहा है अमेरिका। कुछ तो है पर्दा जिसकी पर्दादारी है। अच्छा सर, एक छोटी सी टिप्पणी इस बात पर भी चाहूंगा कि मोदी जी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि विपक्ष ने कहा कि हम पीओके वापस ले लेंगे। पहले विपक्ष को जवाब देना चाहिए, कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। आपकी इतनी साल की सरकार थी, आपने दिया क्यों, आपने वापस क्यों नहीं लिया? मतलब ये इतिहास खंगालने में, मोदी जी बातों को घुमाने में, लच्छेदार बातें बनाने में इतने माहिर हो गए हैं कि ये हर बात का तोड़ इनके पास इतिहास है और इतिहास के अलावा कुछ नहीं। 370 पर जवाब मांगा जाएगा तो ये उधर चले जाएंगे, इनसे जवाब मांगा जाएगा पीओके पे तो ये फिर उधर चले जाएंगे। मतलब इस बारे में क्या कहा जाए कि आप ये दावा करते थे कि हम आतंकवाद को खत्म कर देंगे, कश्मीर से 370 हटेगा, वो नहीं खत्म हुआ, पहलगाम जैसी घटना हो गई, उस पर कोई जवाबदेही आपकी है नहीं। पीओके जब लेने का वक्त था, मौका था, हर कोई यही कह रहा है, हमारे सैनिक कह रहे हैं, हमारे सेना के जो बड़े अधिकारी हैं वो कह रहे हैं, और आपने जो उनके हाथ बांध दिए तो आप कह रहे हैं कि आपने क्यों नहीं किया? बताइए। देखो, कांग्रेस ने तो संसद में खड़े होकर नहीं कहा था ना, अमित शाह ने कहा क्या बात कर रहे हैं, जान दे देंगे कश्मीर के लिए, हम पीओके वापस लेंगे। नारा तो भारतीय जनता पार्टी का था ना। और कहने की बात अलग है, ये तो युद्ध छिड़ ही गया था ना बकौल आपके, आपने अटैक कर ही दिया था। तो आप जब कर चल रहा था अटैक, तो उसको ट्रंप साहब की बात को युद्ध रोकने की जगह पीओके ले ही लेते। अगर वो आप कह रहे हैं पाकिस्तान हमारी शरण में आ गया, तो कहते थे शरण में आए हो, ठीक है, पाक अधिकृत कश्मीर दे दो और टाटा बाय बाय चले जाओ, छोड़ देंगे। तो कुछ तो झूठ बोल रहे हैं ना आप। आज भी नहीं बताया कि आपने कितने जहाज गिरे हमारे, बता तो होना चाहिए भाई। मतलब हकीकत तो पता होना चाहिए। हमें खुशी नहीं है हमारा एक भी जहाज गिर जाए, हमारा एक भी सैनिक घायल हो जाए। पुंछ में इतने लोग मर गए, कभी अभी तक जिक्र नहीं आया कि पुंछ में लोग मर कैसे गए। विदेश मंत्री कह रहे कोई नुकसान नहीं हुआ, रक्षा मंत्री कह रहे कोई नुकसान नहीं हुआ, तो जो दर्जनों लोग मर गए वो मर कैसे गए? वो किसके हथगोलो, किसकी मिसाइलों, किसके ड्रोन हमलों से मरे वो लोग? उनके घर वाले आज क्या सोच रहे होंगे, हमारा जिक्र तक नहीं है। अच्छा है कि पहलगांव के जो आतंकी थे, जो पुंछ में लोग मरे पाकिस्तान के हमले से, उनके परिवार वालों को भी लाके आज लोकसभा की दीर्घा में बिठाया जाता, वो देखते कि हमारे नेता उनके बारे में, हमारी सरकार उनके बारे में क्या बोल रही है, क्या सोच रही है। जो आतंकी मरे हैं उनकी पहचान शुभम की पत्नी से, जिसने देखा था आतंकियों को, उसे कराई जाती है वही आतंकी है या नहीं है। कल तो इधर मरे, वो लाश आ नहीं पाई थी, लेकिन गोदी मीडिया ने शुरू कर दिया ये वही आतंकी है जो पहलगाम हमले में थे। जब स्टेज तक आपने गलत जारी कर दिए थे तो क्या माना चाहिए? तो जो लोग मौजूद थे उनसे शिनाख्त कराई जानी चाहिए थी। लेकिन हिमांशु कोई कराएगा नहीं, केवल बढ़िया लच्छेदार बातें हैं, बातों का क्या, यही होता है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज संसद में जो तस्वीर उभर कर सामने आई, जो सवाल विपक्ष ने उठाया, उसके जवाब जिस तरह से आने चाहिए थे सत्ता पक्ष की तरफ से नहीं आए। तो आप इन हालातों को किस तरह से देखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।